नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा आपके अपने चैनल टारगेट करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारी लूसेंट से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही थी दोस्तों, जिनमें कि हमने संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते थे या जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं उन सबको हम सॉल्व कर चुके थे। दोस्तों, अगर उन एमसीक्यूज़ में या क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी संविधान की प्रस्तावना। और इससे आगे अगर हम एक दो टॉपिक और देख पाते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। दोस्तों, आपके लिए लूसेंट से रिलेटेड आपके यूपी पुलिस जो कि 17-18 फरवरी का एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका बीएड एंट्रेंस आने वाला है, जिसमें आपके लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, हम सारे एग्ज़ाम के लिए जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए हम लूसेंट से रिलेटेड जितने एमसीक्यू बन सकते हैं हम उन सबको देखेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको बातें बता देती हूँ। वैसे मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दी थी, अगर आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कराने से पहले थोड़ा बता देती हूँ। दोस्तों, हमारी जो उद्देशिका है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी, जिसे हमारी संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, जिसमें कि हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड फिर हमारे जैसे हमारा न्याय है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कि न्याय कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन आता है। एक आता है दोस्तों स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उद्देशिका के अकॉर्डिंग। वो है हमारी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी समता, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता हुई है। हमारे जो प्रस्तावना है उसे दोस्तों हम संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी को संविधानिक की आत्मा और हृदय माना है। यानी कि संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा और हृदय माना है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना को भी आत्मा कहा जाता है संविधान की। दोस्तों, हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं गवाते, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो दोस्तों, ये है हमारा ए ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर, मूल कर्तव्य पर या नीति निर्देशक तत्वों पर? तो दोस्तों ये भी है हमारी प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था, क्योंकि इसमें हमारे न्याय, समता, दोस्तों आपको हमारी उद्देशिका तो पता ही है कि हमारी उद्देशिका क्या है, उससे पर विशेष ध्यान दिया था। उसके बाद आता है हमारा भारत में जनप्रिय संप्रभुताएं, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। दोस्तों, हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो संप्रभु है, जनप्रिय संप्रभुता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है? लोकतांत्रिक भारत से, लोक प्रभुसत्ता से, लोक गणराज्य से। तो दोस्तों, हमारी जो भारतीय संविधान होती है हम भारत के लोग, यानी कि जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसका जो पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? हम भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो इस प्रकार से इसमें चौथा प्रश्न है ये। तो चौथे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसमें है, इसकी विधानसभाओं की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, यह राज्य का एक अंग है,
भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन ये हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है कि जो हमारे राज्य का प्रमुख है वो निर्धारित अवधि के लिए, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। उसके बाद फिर 5 साल के लिए चुनाव होता है। इस प्रकार से ये हमारा भारत गणतंत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा भारत है एक। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता, अब आपने कह दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता है क्या? इस धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी धर्म को, मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या है, अगर उत्तर प्रदेश में कहते हैं नहीं इसमें मुस्लिम धर्म चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू भाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। या मान लीजिए केरल है, केरल में कह दिया जाए कि यहाँ पे हिंदू धर्म चलेगा, मुस्लिम, तो ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम भाई या तो हिंदू धर्म अपनाए या फिर राज्य से निकले, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो भी धर्म है, जो कोई पर्टिकुलर पर्सन जो भी धर्म अपनाना चाहे दोस्तों एक घर में 2 धर्म अपनाना चाहे, तो वो इंसान उसके लिए भी सक्षम है और उसके लिए स्वतंत्र है कि वो जो चाहे वो धर्म अपना सकता है। हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इस प्रकार ये हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आता है हमारा 7वां क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं। बहुसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन करता है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ बहुसंख्यक भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक रखते हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा सही है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो बौद्ध धर्म का समर्थन करे या मुस्लिम धर्म का या हिंदू धर्म का या सिख धर्म का, मतलब किसी धर्म का समर्थन हमारा भारत नहीं करता है। उसके बाद आते हैं हम गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र होता है दोस्तों 8वां प्रश्न है हमारा, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डी का 4था प्रश्न सही है कि हमारे यहाँ जो भी होता है वो चुनाव यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चुनाव होते हैं प्रत्येक के, या जनता के द्वारा ही, मान लीजिए या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, लेकिन होते वो निर्वाचित है और 5 साल के लिए आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए कि अभी हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी का ऐसा नहीं है कि मोदी जी के बाद उनके पुत्र या कोई भी हो उनके वंश में वही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। उनके बाद कोई और भी आ सकते हैं, उसके बाद कोई और आ सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ वंशानुगत रूप से शासन नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हमारा 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? दोस्तों मैंने अभी आपको 3 शब्द बताए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो अब इसमें से देखिए ये तीनों शब्द किस में? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये 2 शब्द जोड़े गए थे, मैंने अभी आपको बताया था। अब आप ये कहेंगे मैडम आपने तो हमसे कहा था कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, तो दोस्तों पंथनिरपेक्ष जो हमारा भारत है वो एक तरह से बोला जाए पंथनिरपेक्ष बोला जाता है। पंथनिरपेक्ष शब्द को ही जोड़ा गया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष को ही पंथनिरपेक्ष भी कह देते हैं। उसके बाद से 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो है दोस्तों, देखो ये दोस्तों क्वेश्चन ये वाला जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है, और वो भी एक एग्ज़ाम में नहीं, कई अलग अलग एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि यूपीएससी में आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है और अदर एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो दोस्तों इसे ध्यान से, यह एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद आता है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? इसमें ये है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। दूसरा है भारत संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। यही हमारा ऑप्शन सही है कि हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है।
उसके बाद आता है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है। ये है दोस्तों हमारा 12 का डी, लोक कल्याण शब्द हमारी उद्देशिका में नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 13वें प्रश्न पे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। तो दोस्तों इसमें हमारा सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करना। ये तो दोस्तों है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन कल्याणकारी राज्य का पर्टिकुलर शब्द का उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसमें होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? हम भारत को गणराज्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, या इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, क्या इसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों इसे हम गणराज्य इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे राज्य का अध्यक्ष होता है उसका हम चुनाव करते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उनका हम चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ वंशानुगत यानी कि जो राजतंत्र था वो नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा है। उसके बाद आता है हमारा संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब दोस्तों इस क्रम को हम पढ़ते हैं। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो है हमारा डी ऑप्शन। दोस्तों आप जब हमारी प्रस्तावना को पढ़ेंगे उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ये आ गया, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अब देखते जाना, संपूर्ण भी आ गया, सत्ता संपन्न भी आ गया, समाजवादी भी आ गया। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, मैंने बताया था पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, जनवादी यानी कि पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र यानी कि गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये आगे का हो गया, ये यानी कि हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद चलते हैं हम 16वें प्रश्न पे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों हमारी प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की स्वीकृति, या सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेक्युलर का अर्थ होता है हमारा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये हमारे संविधान में दी हुई है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 1976 में जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया? पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ये 1976 में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या यह मूल प्रस्तावना में था। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है हमारा बी ऑप्शन। ये हमारे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें दोस्तों हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। एक मिनट, हाँ, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि पंथनिरपेक्ष शब्द हमारा 42वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पहला ऑप्शन भी सही है, हमारा 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था, और ये मूल प्रस्तावना में था, ये गलत है। और 44वां संविधान, इसमें से दो ऑप्शन सही हैं दोस्तों, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये और ये। उसके बाद हाँ, तो इसमें आ रहा है आपका नीचे कूट दिए गए 1 और 3। हाँ दोस्तों इस प्रकार से हमारा 1 और 3 सही है। मैंने वो देखा नहीं था। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग
का अर्थ क्या निकलता है। हम भारत के लोग जो हमारे इस प्रस्तावना में दे रखा है, हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। भारत संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो दोस्तों 18 का हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि हमारी जो संविधान बना था वो तो हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे जितने नेता वगैरह थे उन्होंने किया था। तो दोस्तों हमारे उस समय की जनता को देखते हुए हमारी जनता ने ही हमारे लिए बनाया था। उसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब जितने भी थे ये सब हम लोगों में से ही तो थे, उन्होंने ही तो जनता बनाया था। उस समय ऐसा तो नहीं था कि ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये सब बने हुए थे और इन्होंने अपने आप बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों ने, ये हम लोगों में से ही थे और इन्होंने ही हमारे लिए संविधान का निर्माण किया था। अब आता है हमारा समाजवाद। 19वां प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है। तो समाजवाद का अर्थ होता है दोस्तों सामाजिक न्याय। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये तो सबसे पहला ही प्रश्न था। तो ये है हमारा प्रस्तावना। उपयुक्त सभी दोस्तों, हमेशा उपयुक्त सही सही नहीं होता है, तो देख के हमेशा टिक कीजिएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से, ये होती है हम भारत के लोग। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो 22 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 23वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। कौन सी क्रांति थी जिसका प्रभाव हमारी संविधान की प्रस्तावना पर नहीं है। तो ये था हमारा डी, प्रजातांत्रिक सॉरी चीन की क्रांति का। चीन की क्रांति का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। इसमें दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, आप ये कहेंगे कि मैम इसमें डी सही लग रहा है, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें मूल भारतीय संविधान जो हम जिस समय प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ था उस समय केवल प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये बाद में जुड़े थे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। लोकतंत्र के आदर्श तो दोस्तों हमें ये केवल प्रस्तावना में दिखाई पड़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें हमारा सी ऑप्शन गुटनिरपेक्ष जो शब्द था उसे हमने नहीं जोड़ा था। उसके बाद आता है हमारा 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन है कि जो भी शब्द है जो प्रस्तावना की जो ये उक्त शब्द हैं समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो भी थे ये 1976 में जोड़े गए थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भारतीय संविधान की किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था। तो ये हमारा लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो दोस्तों राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। तो ये दोस्तों उपयुक्त तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ये मैंने आपको बताया था जो हमारा न्याय था वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय था।
उसके बाद आते हैं हम 30वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों हमारी संविधान ये था, हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। उसके बाद आता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये हमारी प्रस्तावना। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या है? उनके आगे व्याख्या की गई है। नाम दिया गया है उसमें, लेकिन आगे भी दिया गया है। तो वो कहाँ दिया गया है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में? कहीं नहीं। तो दोस्तों इनका जो है वो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य सब में दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा 33वां प्रश्न। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे, उन्हें पूर्णतः शामिल किया गया। ये है हमारा ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान के स्रोत, या शासन के ध्येय, या संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो दोस्तों आप पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें जो लास्ट की लाइन है उसमें दे रखा है कि हम आज इस डेट को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी संविधान को लागू करने की डेट नहीं दे रखी है, क्योंकि लागू हुआ था बाद में, और ये 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर चुके थे, और जो कि हमारी ये प्रस्तावना में नहीं है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो बिल्कुल करता है। उसके बाद आता है हमारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये भी करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी करता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हमारे भारत की जो प्रस्तावना में जो नाम दिया है वो क्या दिया हुआ है? तो इसमें दे रखा है इंडिया, अर्थात भारत। डी, सी ऑप्शन एकदम सही है। आप इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे उसमें आपको इसका नाम मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं 37वें प्रश्न में। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? ऑब्वियसली बात है, हमारी संविधान सभा द्वारा, हमारी भारतीय संविधान ये हमारी भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। उस समय जो संविधान जो दिया गया था वो संविधान सभा को दिया गया था, लेकिन जो स्वीकृत किया हमारी जनता ने स्वीकार किया, हम लोगों ने स्वीकार किया, उसके बाद उसे लागू कर दिया गया था। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? वो है भारत की जनता में। उसके बाद आता है हमारा 39वां प्रश्न। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। अब भारत के संविधान को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार जो हुआ था वो हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद आता है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये है हमारा 26 नवंबर 1949 को। अब आता है क्वेश्चन, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? क्वेश्चन ध्यान से रखिएगा। पूर्ण रूप से तैयार हमारा 26 नवंबर 1949 तक हो गया था, अंगीकार भी यानी कि स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हमारा गणतंत्र बना था। और ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, क्योंकि 1930 से कांग्रेस के द्वारा इसे भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था इस दिन को, लेकिन 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए तो उसे स्वतंत्रता दिवस, और इस दिन हमारा गणतंत्र हो गए। उसके बाद बना किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये था हमारा डी ऑप्शन 1950 में। उसके बाद आता है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के संशोधन
कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उसके बाद आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? वो हुआ था हमारा दोस्तों, एक ही बार संशोधन हुआ है, प्रथम बार क्या, तो ये 1976 में। अब दोस्तों ये हमारी प्रस्तावना पूरी दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन क्या है इसमें दिया हुआ है कि जो डेट है हमने इसे आत्मार्पित अधिनियमित ये कब किया था? ये आपका यूपीएससी में आ चुका है, आईएएस प्री में आ गया ये क्वेश्चन। ये किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय और पूजा की समानता। तो ये है पूजा की समानता दिलाने का बिल्कुल वायदा नहीं करती है ये हमारी प्रस्तावना। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन सा नहीं था? अब दोस्तों इसमें कूट दे रखे हैं, समाजवादी बिल्कुल नहीं था, 26 नवंबर 1949 को नहीं था क्योंकि वो 76 में हुआ। पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं था, अखंडता ये भी नहीं था। तो दोस्तों इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि गणराज्य था, तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शब्द सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियमित किया गया? तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये है दोस्तों हमारी प्रस्तावना में 50 का हमारा ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? यानी कि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है, वो प्रावधान क्या कहलाता है? तो वो होता है हमारा प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता है और प्रजातंत्र में प्रजा का शासन होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को किस संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये किस क्रांति से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये थे हमारे फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। 54वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये की गई है हमारी संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? दोस्तों मैंने आपको जो डिटेल वीडियो पढ़ाई है उसमें भी मैंने ये बताया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब उद्देशिका से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पढ़ा रही थी मैंने तब भी बताया था दोस्तों। इसमें हमारा जो सबसे पहला इसमें क्या टॉपिक पूछा है? न्याय। हमारा 3 प्रकार का न्याय दिया हुआ है, वो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो पहला ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 प्रकार का न्याय दे रखा है और किसी में 3 नहीं है। उसके बाद आपको मैं आगे बता देती हूँ, स्वतंत्रता 5 प्रकार की दे रखी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद आता है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और भ्रातृत्व तो हमारा एक ही दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा संविधान, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, कौन है? तो वो है हम भारत के लोग। तो 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका यह लागू नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन एकदम सही है, इसे हम लागू नहीं कर सकते। 58 का उसके बाद आता है हमारा 58 क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो 58 का इसमें सी है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली कहा है। के एम मुंशी
कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दोस्तों इन्होंने इसे एक राजनीतिक कुंडली भी कहा था, लेकिन एक और क्वेश्चन ऑप्शन है दोस्तों, कुंडली की जगह जन्म पत्री भी आ सकता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। और अम्बेडकर जी ने संविधान का एक पवित्र दस्तावेज कहा है। और आपके सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो उस संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। इस तरह से इन सब के होते। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन उद्देश्य कार्य से रिलेटेड, वो है हमारा भारतीय के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, एकदम सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, ये सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे उद्देशिका से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आगे हम जानते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों ये है हमारा बी ऑप्शन, हमारे भारत का। भारत का संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इस प्रकार ये हमारा दोस्तों डी ऑप्शन एकदम सही है कि थोड़ा सा कठोर भी है और थोड़ा सा लचीला भी है। उसके बाद आते हैं भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो इसका नम्य है, अनम्य है, नम्य या अनम्य है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। भारत के संविधान में एक अर्धसंघ, राज्यों का यूनियन, स्वतंत्र राज्यों का संघ। तो इस प्रकार दोस्तों इसका है हमारा सी ऑप्शन सही, राज्यों का एक यूनियन। हमारा जो देश है वो यूनियन है, यानी कि संघ तो बोलते हैं लेकिन संघ में भी दो होते हैं, एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है। तो हमारा जो भारत है वो यूनियन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सभी नागरिक कानून के सामने समान है। अब कानून धर्मनिरपेक्ष शब्द में कानून के समान है, तो धर्मनिरपेक्ष में कानून शब्द नहीं आता। उसके बाद आता है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यह है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नाम मात्र का राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है या संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इस प्रकार इसका दोस्तों छठे प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या यह एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल नकल है, या उपरोक्त में से सभी कथन गलत हैं। तो इसमें बी ऑप्शन है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि जो भी हमारे जितने भी संविधान बनाने वाले थे उन सब ने मिलकर हमारे पूरे संसार के जितने भी संविधान हैं उन सब का अवलोकन किया, उन्हें जाना समझा और जो कुछ भी अच्छा कुछ था वो सब हमारे संविधान में लेके आए वो। उस प्रकार से अब हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या डी ऑप्शन सॉरी दोस्तों ये हमारा उपयुक्त सभी एकदम सही है। उसके बाद चलते हैं हम 9वें प्रश्न पे, कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में समाविष्ट किया गया है, या भारत संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे मूल कर्तव्य थे वो हमारे बाद में जोड़े गए थे, इसीलिए उसे 4 का भाग 4 के क के अंतर्गत रखा गया था।
उसके बाद आता है हमारा 10वां प्रश्न। ये है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान वरिष्ठ मताधिकार की व्यवस्था करता है, या उपयुक्त सभी। तो 10 का डी एकदम सही है, उपयुक्त सभी। भारत का संविधान कैसा है? कठोर कम लचीला अधिक, अत्यंत कठोर अधिक लचीला कम, अत्यंत कठोर या अत्यंत लचीला। तो दोस्तों इसमें कठोर कम लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो दोस्तों एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां। भारतीय संविधान में एकात्मकता है, जो भावना है उसमें एकात्मकता है, क्यों है? क्यों? क्या केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है? कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है? अखिल भारतीय सेवाओं के कारण? तो इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी एकदम सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा गया है? कुछ आलोचक थे, वो हमारे भारतीय संविधान के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग था। वकील यानी कि जो हमारा संविधान बना वो सारे वकीलों ने मिलकर बना दिया, और उन्होंने अपने जैसा बना दिया। उनके लिए ये स्वर्ग था, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, ये आलोचकों का कहना है। उसके बाद आता है हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, सर्वाधिक? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, जो हमारा संविधान था उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। वैसे सब इनमें से सबका था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका ही था। उसके बाद आता है 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है? तो इसमें से दोस्तों सी ऑप्शन, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यही बताता है कि हमारा संविधान परिसंघीय है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर? संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार है, जनता के से सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसमें 17 का सी, यही ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो ये हैं हमारे 300 से अधिक या 350 से अधिक। तो ये हैं हमारे बी, 350 से अधिक। भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है, अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है हमारी अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली या ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली। तो दोस्तों हमने ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? वो है हमारी संविधान। हमारा जो सबसे ऊपर है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय है, ना संसद है, ना धर्म है और ना राष्ट्रपति है, सबसे ऊपर है हमारा संविधान। उसके बाद आता है हमारा 21वां प्रश्न। भारतीय संविधान के बृहद होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, या विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो दोस्तों इसमें ये डी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अब भारतीय संविधान के अभिभावक कौन हैं? राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या निर्वाचन आयोग? तो दोस्तों इसके जो अभिभावक हैं वो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि दोस्तों अगर हमारे संविधान में कोई भी दिक्कत होती है, अगर राष्ट्रपति भी कुछ करता है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो ये हमारे यहाँ दोस्तों 18 वर्ष। दोस्तों पहले जो वर्ष थी वो 21 वर्ष थी, बाद में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था है, क्या है? कि दोहरी नागरिकता है, संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र में संपूर्ण शक्ति है, या शक्तियों का एकीकरण है। तो दोस्तों इसमें संविधान की सर्वोच्च, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि दोहरी नागरिकता यानी कि राज्य और केंद्र हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है, कि हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। केंद्र को संपूर्ण शक्ति नहीं, केंद्र को भी कुछ शक्तियाँ, कुछ राज्य को भी शक्तियाँ, इस तरह से विभाजन है हमारे यहाँ। शक्तियों का एकीकरण भी नहीं है। उसके बाद भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्दों की जगह इसमें हमारे राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसमें है हमारी कुल मिलाकर 3 अनुसूचियां।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों हमारी संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य। और अगर दोनों में विवाद हो तो केंद्र का मान्य हो जाता है। उसके बाद भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारत के सभी वर्गों से, या भारत की जनता से, या सर्वोच्च न्यायालय से? तो ये हमारी भारत की जनता से प्राप्त करता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में या मंत्रिमंडल में? तो दोस्तों ये निहित है आपकी संविधान में। यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे ऊपर हमारा संविधान है। संविधान की संरचना किस प्रकार की? कठोर है, संघीय है, एकात्मक है, या कुछ कठोर है या एकात्मक है? तो दोस्तों इसमें कुछ एकात्मक भी है, कुछ कठोर भी है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ तथा राज्य सरकार को 20 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। संविधान संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये नहीं सही है। और मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका को अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 1, 2, 3। उसके बाद आते हैं हम 31वां। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ये था दोस्तों हमारा 31वें प्रश्न का है फ्रांस। लिखित संविधान की जो अवधारणा ली गई थी वो ली गई थी फ्रांस से। वैसे अमेरिका का भी लिखित संविधान है, लेकिन जो सबसे पहले हुई वो हमारे फ्रांस का था। उसके बाद आते हैं हम 32वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों इसमें हमारा साम्यवादी राज्य ये दर्शन नहीं है। हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है और समाजवादी राज्य भी है। उसके बाद भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और कारण है इसका, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो दोस्तों आपको इसका ऑप्शन बताना है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। उसके बाद आता है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो दोस्तों इसमें है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यों की पालों की नियुक्ति, भारतीय संघीय व्यवस्था देखनी है तो राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी होता है, क्योंकि राज्यसभा में सीटें हमारे यहाँ कहीं से कितनी इस तरह से होती हैं। उसके बाद न्यायिक जुडिशल रिव्यू ये भी है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ अमेरिका और इसके समान है। ये उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं ये भी है। उसके बाद द्विसदनीयात्मक व्यवस्थापिका ये। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है बन रहा है, ये तीनों नहीं मिल रहा है, ये इस प्रकार से बी ऑप्शन है हमारा एकदम सही है, 2, 3 और 5। दोस्तों इसमें एकात्मक तत्व पूछा है, इस प्रकार से एकात्मक तत्वों में आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या थे? मूलभूत लक्षण थे, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एकदम सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता जो होती है हमारी भारत की जनता में नहीं होती है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, क्योंकि हमारे जो शक्ति विभाजन है वो एकीकृत नहीं है। तो इस प्रकार से ये बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे
36वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघों दोनों में साझी है? तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तीनों अनुसूचियां या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये भारत और अमेरिका दोनों में समान है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस पे बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो ये हमारा संविधान हमारा सर्वोच्च है। उसके बाद आता है 38वां प्रश्न, भारतीय संविधान में आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार मध्यम है, बहुत छोटा है, विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 39वां प्रश्न, किसने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य? किसने कहा है? तो ये थे हमारे के.सी. वीयर। ये मैंने आपको जब डिटेल्ड वीडियो बनाई थी उसमें ये मैंने आपको बताया था। भारत के संविधान की मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को या भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को या धार्मिक भाषाई न जातीय अल्पसंख्यकों। तो इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है। उसके बाद आता है हमारा 40वां प्रश्न, इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यह एक धर्म तंत्र अस्वीकार करता है, धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, एक धर्म को राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसको अवश्य धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए, धार्मिक समृद्धि को बढ़ाना चाहिए। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है कि राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा संविधान के स्रोत। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, और उसके बाद आएगा संविधान की अनुसूचियाँ, और एक बचा अब संविधान के अनुच्छेद, और ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो MCQs लेके आऊँगी। उससे नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसके बाद जब ये आपके मौलिक कर्तव्य तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मौलिक कर्तव्य तक जैसे ही आपके MCQ हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी फिर आपके लिए। दोस्तों ये वीडियो जो है ये आपके लिए आगामी UP पुलिस या आपका B.Ed एंट्रेंस या जो भी ये 1 डे एग्ज़ाम जो भी हैं उन सब में हेल्पफुल होगा। उससे आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत हो वो भी आप समझ सकते हैं। वैसे मैंने आपको हर क्वेश्चंस को समझाया भी है, और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड आपको और समझा दूँगी। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों प्लीज़ समझिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों साथ ही अब हमने एक NCERT की सीरीज़ शुरू की है दोस्तों, जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं UPSC, UPPSC या जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब की जो बेसिक नीड होती है वो होती है हमारी NCERT। तो जितने भी हमारे टॉपर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं NCERT को, तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए बेसिक से ही तैयारी आपकी शुरू कराई है। वो लिए मैंने सबसे पहले NCERT पढ़ाऊँगी, उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल अप होता जाएगा दोस्तों। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और दोस्तों लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी करिएगा, और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय।